नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। इंटरनेशनल रिलेशंस की अपनी सीरीज़ में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पाकिस्तान एक नया इस्लामिक ब्लॉक बना सकता है। मेरा नाम है ऋषि मिश्रा और इस वीडियो में हम इस खबर की पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पड़ताल करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, जो अपनी कार में एक शॉफर का काम करते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को उनके पाकिस्तान के दौरे पे एयरपोर्ट से अपने ऑफिशियल रेसिडेंस तक लेकर के आ रहे हैं। इस पूरी की पूरी तस्वीर का काफ़ी मजाक बना था अलग अलग देशों में, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी ज़्यादा ख़राब हाल में है कि उसे इन सब के डोल्स पर जीवित रहना पड़ रहा है, ये पूरे के पूरे अरब नेशंस के डोल्स पर। तो ये आप देख सकते हैं मैप में, ये रहा पाकिस्तान की ये है कैपिटल इस्लामाबाद, और ये रहा ईरान, एक बड़ी पावर मिडिल ईस्ट का, और ये है सऊदी अरेबिया जिसकी कैपिटल है जेडा। सो जेडा इज़ एन इम्पॉर्टेंट सिटी एंड द कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, एंड हेयर इज़ मक्का, द होली पिलग्रिमेज साइट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। सो लेट अस लुक इनटू दिस टॉपिक इन डिटेल। क्या हुआ है, पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने हाल ही में बहुत ज़्यादा तंग आते हुए डीली डैलिंग नेचर से, यानी कि हिचकिचाहट जो अरब राष्ट्रों की देखने को मिल रही है कश्मीर विषय पर भारत के खिलाफ एक्शन ना लेने की, तो इससे बहुत ज़्यादा हताश और निराश होकर के शाह महमूद कुरैशी ने अब एक अल्टीमेटम दे दिया है कि या तो आप OIC में कश्मीर विषय पर एक रेजोल्यूशन लेकर के आइए और भारत के खिलाफ एक आवाज़ उठाइए, और या तो आप जो दूसरा सबसे बड़ा देश है OIC का और जो इकलौती न्यूक्लियर पावर कंट्री है इस्लामिक वर्ल्ड की, उसको खोने के लिए तैयार रहिए। पाकिस्तान ने ये साफ शब्दों में कहा है कि यदि उसकी बात को नहीं माना गया तो वो टर्की और मलेशिया जैसे लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ आगे बढ़कर एक नया ब्लॉक बनाने की तैयारी करने वाला है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इस्लामिक देशों का एक संगठन है जो कि 1969 में बना। पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर है, ठीक है, पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर है, और सबसे ज़्यादा सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बाद भी भारत को इसमें, इंडिया को इसमें आज तक कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला। इसकी सीधी सीधी वजह यह है कि पाकिस्तान ने हमेशा जितने भी हमारे प्रपोजल्स हुए उसको यहाँ पे ब्लॉक करने का काम पूरी तरीके से पाकिस्तान का रहा। तो 53 देश इसमें, जो टोटल 57 मेंबर्स हैं उसमें से 53 देश ऐसे हैं जहां पे मुस्लिम मेजॉरिटी है। यूनाइटेड नेशंस के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रुपिंग है विश्व में। कोई बताएगा कमेंट थ्रेड में कि यूनाइटेड नेशंस में कितने कंट्रीज हैं और इसका लेटेस्ट कंट्री कौन सा है। लेटेस्ट कंट्री इसका अफ्रीका नेशन से बना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बना है। कोई कॉमेंट थ्रेड में बता दे मुझे। सऊदी अरब और UAE ये दोनों एक इम्पॉर्टेंट और की प्लेयर्स हैं OIC में, और पाकिस्तान का जो बेसिक एक धमकी देने का या अल्टीमेटम देने का तरीका है वो इन्हीं दोनों देशों पे है, क्योंकि इनके बिना वहाँ पे पत्ता भी नहीं हिलता है। OIC टोटल 1.8 बिलियन लोगों को रिप्रेजेंट करता है इतनी बड़ी पॉपुलेशन में, और इसका हेडक्वार्टर जेड्डा में है, जो मैंने अभी आपको मैप में दिखाया था। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये रहा जेड्डा, ये है सऊदी अरेबिया की कैपिटल जेड्डा। सो व्हाट इज OIC? OIC आप इस मैप में भी अच्छे से देख सकते हो कि ये पूरे विश्व में फैला हुआ है। एक अगर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को छोड़ दिया जाए तो साउथ अमेरिका में भी OIC के देश हैं। यूरोप में बेसिकली टर्की का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, जो 3% यूरोप में आता है, वो भी इसमें है, और पूरा का पूरा अफ्रीका, ये एशिया का क्षेत्र जिसमें इंडोनेशिया से लेकर के आप सारे देश देख सकते हो, सेंट्रल एशिया का पूरा क्षेत्र, और यहाँ पे ये पूरा अरेबियन पेनिनसुला, और साथ ही साथ वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट, ये पूरा क्षेत्र हमारा OIC के अंतर्गत आता है। व्हाट हैज एक्सीलरेटेड द फ्रिक्शन? इस फ्रिक्शन के बढ़ने की वजह क्या है? भारत ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 को समाप्त किया, जिसके बाद जो एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था कश्मीर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, वो ख़त्म हुआ। पाकिस्तान तभी से हर ग्लोबल या रीजनल प्लेटफॉर्म में, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस हो, पार्लियामेंट्री फोरम्स हो, अलग अलग देश में जो लगते हैं वो हों,
या बाइलेटरल ट्रेड टॉक्स हो, इंडिया का जो हाई कमीशन है उसको 50% करना हो, इंडिया के साथ अपने संबंध खत्म करने हो, MFN स्टेटस खत्म करना हो, ये सारी चीजें करके पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि वो अपनी नाराजगी जाहिर कर सके, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति में कश्मीर एक कोर इशू है। पाकिस्तान की राजनीति बिना कश्मीर के पूरी तरीके से बेकार है। पाकिस्तान का हमेशा से सपना रहा है कि पाकिस्तान का पूरा आकार तभी पूर्ण माना जाएगा जब उसमें कश्मीर हो। इस चक्कर में पाकिस्तान के दो फाड़ हो गए। पाकिस्तान जो पूरा का पूरा एक इस्लामिक फिलॉसफी पर बेस्ड है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जितने भी मुसलमान हैं उनको सेफ हेवन प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान, यही पूरी की पूरी फिलॉसफी थी जिन्ना की। हालांकि धर्म से बड़ी जो एक डिवीजन की लाइन है वो भाषा बनकर के सामने आई, जिसमें हम देखते हैं कि बांग्लादेश का बनना 1971 में बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर का होना और बांग्लादेश का बनना इस बात को साफ जाहिर करता है कि भाषा धर्म से भी ज्यादा लोगों को जोड़ती है। तो भारत के आज सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ और ओमान के साथ और जितने भी ये वेस्ट एशिया के नेशंस हैं इनके साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हम लगातार उनसे ऑयल इंपोर्ट करते हैं, हमारी इकोनॉमी उनसे मजबूत हो रही है, हमें फॉरेन रेमिटेंसेज उनसे मिलते हैं, हम उनसे डॉलर अर्न करते हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग मिलती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कोई भी ये संबंध बिगाड़ना नहीं चाहता। साथ ही साथ भारत एक बड़ी मार्केट है, भारत एक तेल की बड़ी मार्केट है जिसको कोई भी खोना नहीं चाहता, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो यूएई हो, चाहे वो ओमान हो। बीच में थोड़ी सी इंटरप्शन हुई थी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने 3 बिलियन US डॉलर का जो लोन लिया था सऊदी अरब से, पाकिस्तान ने हाल ही में एक अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए ये लोन लिया था अपने डेट्स को पे ऑफ करने के लिए। तो सऊदी की जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो ऑयल के प्राइसेस क्रैश करने के बाद से कोरोना वायरस पैंडेमिक के नीचे जा रही है। और साथ ही साथ जो इनको हज से पैसे मिलते थे, हर साल हज का जो पिलग्रिमेज होता है मक्का में, वहाँ से इनको जो पैसे मिलते थे वो भी ये कमा नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने वो पूरे पैसे वापस मांगे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अभी हाल ही में $1 बिलियन इनको लौटाया है चाइना की मदद से। चाइना ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान का, ये आप सभी जानते हैं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक तस्वीर है जिसमें हमारी एक्स फॉरेन मिनिस्टर या एक्स मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सुषमा स्वराज जी पहली OIC OIC के मंच पे जाकर के इन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। पिछले साल जब OIC की बैठक दुबई में हुई थी, यूएई में हुई थी, तो यूएई ने इंडिया को इनवाइट किया था और ये पहली बार ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान की इस मीटिंग को बॉयकॉट करने के बाद भी पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, उन्होंने इस मीटिंग को बॉयकॉट किया, लेकिन फिर भी सुषमा जी वहाँ गई, उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और भारत के लिए ये बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत थी। यूएई में टोटल कितने एमिरेट्स हैं, ये कितने एमिरेट्स से मिलकर के बना है, कोई कमेंट थ्रेड में मुझे बताए। और यूएई की कैपिटल क्या है ये भी कोई बता दे। तो आज क्या पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया का ये जो एक्सेस है ये बन सकता है? तो टर्की आज अपनी खोई हुई प्रेस्टीज को वापस पाना चाहता है। टर्की जो ग्लोबल इस्लामिक पावर था, हेगेमनिक पावर था, ऑटोमन साम्राज्य, वर्ल्ड वॉर 1 में इसके डिसइंटीग्रेशन होने के बाद से आप सबको वो पूरी कहानी पता है कि कैसे मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क ने वेस्टर्नाइज्ड और मॉडर्नाइज्ड टर्की की स्थापना की और ये पूरी की पूरी जो कैलिफेट की फिलॉसफी है इसको ख़त्म किया। कैलिफेट की ये जो फिलॉसफी थी इसको ख़त्म किया और साथ ही साथ एक मॉडर्न टर्की की उन्होंने नींव रखी। आज वहाँ के जो हेड हैं रसब तैयब अर्दोआन, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो टर्की को फिर से मेडिवल स्टेज में लेकर के जाएं, जहाँ पे कोई भी मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन या प्लूरलिस्टिक सोसाइटी ना हो और सिर्फ एक इस्लामिक वर्ल्ड हो। मलेशिया ने भी अभी हाल ही में जब उनके पुराने प्रधानमंत्री जो भी हटा दिए गए हैं सत्ता से, महातिर मोहम्मद साहब, उनके उसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था और भारत को क्रिटिसाइज़ किया था, जिसके बाद भारत ने मलेशिया से मंगवाए जाने वाले पाम ऑयल को भी कम कर दिया था। ये पूरा इशू तो आप सबको पता है। इसके साथ ईरान भी बहुत ज़्यादा भारत से नाराज़ है क्योंकि भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर ईरान से आने वाले तेल को आयात करना बंद कर दिया। ईरान पूरी तरीके से चाइना की गोद में जाके बैठ गया है। चाइना की गोद में ऑलरेडी एक पाकिस्तान पहले से बैठा हुआ है। हालांकि ईरान तो बहुत बड़ा कंट्री है, चाइना कभी भी उसे अपनी कॉलोनी नहीं बना सकता, बट पाकिस्तान इज़ डेफिनेटली अ कॉलोनी ऑफ चाइना। पाकिस्तान चाइना के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि एक ब्रोकन इकोनॉमी के बाद भी ये पाकिस्तान में क्या इतना दम है कि वो आज सऊदी अरब से जो उसको चीप ऑयल मिल रहा है
ऑयल इंपोर्ट्स उसके हो रहे हैं चीपर रेट्स पे और आसान टर्म्स पे, उसको वो जाने दे सकता है। क्योंकि अभी एक ही वर्ष पूर्व की बात है जब मलेशिया ने अपने यहाँ एक बैठक बुलाई थी इस्लामिक देशों की, जिसमें पाकिस्तान के पीएम भी इनवाइटेड थे। लेकिन जब किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया और यूएई की तरफ से कॉल गया कि हम आपके जितने भी यहाँ पे डायस्पोरा के लोग हैं उनको अगले ही दिन नौकरी से हटा देंगे, तो पाकिस्तान के हाथ पांव ठंडे पड़ गए और पाकिस्तान ने तुरंत इस मीटिंग में जाने से मना कर दिया। तो क्या जो मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज जो गल्फ में काम कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान उनको खोना मंजूर कर सकता है? क्या पाकिस्तान वहाँ से अर्न होने वाले डॉलर को के नुकसान को झेल सकता है? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी तो हमारे महाराष्ट्र से भी कम है। ये क्वेश्चन पूरी तरीके से बना रहेगा। हालांकि इंटरनेशनल रिलेशंस में एक बात याद रखिएगा दोस्तों, चीज़ें कभी भी पलट सकती हैं। यहाँ पे ना कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है, सिर्फ सिचुएशन सब कुछ कराती है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट थ्रेड में ज़रूर बताएं। यदि पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं और ऐसे ही करंट इश्यूज़ के वीडियोस इंटरनेशनल रिलेशंस की थीम पर लाता रहूँगा। टीम पीटी की तरफ से ये रिसोर्सेज आप ही के लिए हैं, आइए और इनका लाभ उठाइए। इसी के साथ इस वीडियो की समाप्ति करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।